अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और नए नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है इस मौसम की पहली बारिश और ये नावल है राहत जबीं का। चलें आए नावल की जानिब बढ़ते हैं। इस कमरे की कच्ची सीलन ज़दा दीवारों के अंदर जितनी खामोशी थी, बाहर इतना ही शोर था। यूँ लगता था जैसे आज के बाद ना तो ये तंदो तेज़ हवाएं होंगी, ना आसमान यूँ कभी खुलकर बरसेगा। रावी की लहरों में ये इज़्तिराब, ये बेचैनी इस मौसम में सिर्फ़ एक बार ही उमड़ती थी और फिर गहरा सकूत छा जाता। आमना ने लिहाफ हटाकर इस दीवाने को देखा जो दरिया की सिमत खुलने वाली खिड़की में चिराग जला रहा था। हवा का एक ही झोंका इस शोले को छूता तो ये नन्हा सा शोला अपना वजूद खो जाता। कच्ची दीवारों वाले कमरे की खामोशी में घोर अंधेरा छा जाता। वो पागल सा शख्स कुछ लम्हे अपनी जगह थम कर रह जाता। दरिया की लहरों का शोर कमरे की दीवारों में घुसकर हशर बपा कर देता और वो फिर से चिराग जलाने लगता। मुराद, खिड़की बंद कर दे। आमना की आवाज़ मुराद की समातों से टकराई तो वो बुरी तरह चौंक गया। हाँ हाँ, ये ठीक है। वह सर हिलाते हुए खिड़की बंद कर देता। कमरे के घुप अंधेरे में दो नफूस के सांस लेने की आवाज़ गूंजने लगती, मगर दूसरे ही लम्हे हवा की जद में आए दोनों पट ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुल गए। किताबे माजी के अवराक फड़फड़ाए और बिखर गए। आमना के होंठों से सिसकी सी निकली और इसने लिहाफ में मुंह छुपा लिया। जानती थी अब वो इसकी नहीं सुनेगा। इन सफ़हात को दीवानावार एक एक करके उठाएगा, भीगी आंखों से लगाएगा और दिल में रख लेगा। और इन तमाम अवराक में से किसी एक पर भी आमना का नाम नहीं। सर्द कमरे की भीगी खामोशी में दरिया का शोर बहने लगा था। डॉक्टर आयला ने इंतहाई कोफ्त के आलम में स्टेशन पर फैली वीरानी को देखा। इस स्टेशन पर उतरने वाली वो वाहिद मुसाफिर थी। रेलगाड़ी ने आखिरी विसल दी और इस अजनबी मुसाफिर को अलविदा कहती आगे बढ़ गई। डॉक्टर आयला रज़ा ने बहुत दूर तक गाड़ी को जाते देखा। मोहसिन ने इसे कितना रोका था, बल्कि सबसे डॉक्टर ज़्यादा आयला रज़ा, मुखालफत आर की यू थी। क्रेजी? इसका फैसला सुनकर वो बस इतना ही कह सका और इसने बस कंधे अचका दिए। आयला, तुम वहाँ नहीं रह सकोगी। इतने इल मैनर्ड और एजुकेटेड लोगों के दरमियान वो शौक की कैफियत में था। ये मेरा प्रॉब्लम है। वो खासी मुतमईन थी। ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। वहाँ की ज़िंदगी यहाँ से टोटली डिफरेंट, मुख्तलिफ है। बस तुम वहाँ नहीं जाओगी। मोहसिन ने मोहब्बत भरे इसरार के बाद धौन से कहा तो वो बस मुस्कुरा दी। तुम मुझे कभी नहीं रोक सकोगे मोहसिन, इसलिए कि मैं सिर्फ तुम्हारी कज़न या मंगेतर ही नहीं, एक डॉक्टर भी हूँ, एक मसीहा। और ये फ़ैसला आयला का नहीं, डॉक्टर आयला रज़ा का है। इसके मजबूत लहजे पर मोहसिन बस इसे देख कर रह गया था। हवा में इंजन का शोर मधुम होकर रह गया था। डॉक्टर आयला रज़ा ने दोनों बैग एक तरफ रख कर चारों तरफ देखा। दाएं तरफ एक छोटा सा कमरा था। स्टेशन पर पड़ा बेंच अपनी एक टांग खो चुका था। इसकी जगह ईंटों ने संभाली थी। पूरे स्टेशन पर वीरानी और खिजां का डेरा था। सर्दी में ठिठुरते खुश्क पत्ते चारों तरफ बिखरे थे। पटरी के इस तरफ खेतों का लाबदनाही सिलसिला था। कहीं कहीं टर्नमंड शीशम के दरख्त खड़े थे। डॉक्टर आयला रज़ा ने अपने कंधों के गिर्द शॉल फैलाते हुए दूर धुंध में डूबे गांव को देखा। ओ पुअर गर्ल, तुम वहाँ जाओगी इस गांव में? मामा के मसाज करते हाथ थम कर रह गए और आंखें मारे हैरत के पहली की पहली रह गईं। वो अपना फैसला सुनाने के बाद मज़े से जूस पीने लगी और मामा न जाने कब तक बोलती रहीं। गांव के लोगों की जहालत, अजटपन, गांव की गंदगी, वहाँ रहने से इसकी सेहत पर क्या नुकसानात हो सकते हैं, गिनवाती रहीं। मगर वो चुपचाप सिप लेती रही, कुछ भी नहीं सुना। अपने पापा से कहो तुम्हें यहीं क्लिनिक सेट कर दें। आखिर में उन्होंने कहा, मामा तजुर्बा भी तो होना चाहिए। वो आहिस्तगी से बोली और मामा से घूर कर रह गई थी। कितने दिन लगाए थे उन्होंने अपनी हर एक्टिविटी छोड़कर सिर्फ इसे समझाने में, मगर वो आयला रज़ा थी जो पूरी की पूरी अपने बाप पर गई थी, इन्हीं की तरह ज़िद्दी और अपने फ़ैसलों पर डट जाने वाली। इसके नज़दीक मामा की तरह ज़िंदगी कीमती मलबूसात, ज्वेलरी और पार्टीज तक महदूद नहीं थी। कुछ करने का जज्बा था जो इसे डॉक्टरी की तरफ ले आया और ज़िंदगी को किसी और रुख से देखने की ख्वाहिश थी जो इसे छोटे से गांव में ले आई थी। सिर्फ पापा थे जिन्होंने इसके फ़ैसले को सराहा था। ये कभी मत भूलना आयला, तुम्हारे बाप का ख़मीर रावी के किनारे पर आबाद एक मामूली से गांव से उठा है और अब वो यहाँ थी, इस तन्हा और उदास प्लेटफॉर्म पर। जाती खिजा की आहटें सुन रही थी और सामने धुंध में लिपटा दूर तक फैला गांव था। इसने गहरा सांस भरकर खेतों की सब्ज खुशबू को अपने अंदर भर लिया। सलाम डॉक्टरनी साहिबा, बड़े जोशो खरोश से ठीठ पंजाबी लहजे में सलाम किया गया था। डॉक्टर आयला रज़ा चौंक कर मुड़ी। मैली सी शलवार कमीज़, कांधे पर साफ़ा रखे, लंबे कद और मजबूत हाथ पैरों वाला नौजवान था जिसके बाल बिखरे बिखरे थे। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में इश्तियाक लिए वो इसके जवाब का मुंतज़िर था। अगर ये ढंग का लिबास पहने तो खासा माकूल नौजवान लगे। डॉक्टर आयला रज़ा के जहन में पहला ख्याल यही आया था। इसने एक तवील सांस लेकर इसके नंगे पैरों को देखा। वालेकुम सलाम।
और जी स्टेशन मास्टर साहब ने बताया था कि कल हमारे पिंड डॉक्टरनी साहिबा आ रही हैं। मैं तो जी सवेरे से इधर आ गया था। चौधरी साहब ने कहा था आपको स्टेशन से ले आऊं। वो उर्दू बोलता था मगर ठीक पंजाबी लहजे में। आयला ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। लेकिन मैं तो यहाँ काफ़ी देर से खड़ी हूँ। आओ जी, मैं बस 1 मिनट के लिए इधर खेतों में चला गया था। वो शर्मिंदा से लहजे में बोला, आओ जी डॉक्टरनी साहिबा, इधर मेरा तांगा खड़ा है। इसने जल्दी से इसके दोनों बैग उठा लिए। डॉक्टर आयला ने शाल अपने गिर्द फैलाकर कदम बढ़ा दिए। दाईं तरफ मोड़ काट कर चंद दरख्तों के नीचे इसका तांगा खड़ा था। इसने दोनों बैग आगे रख दिए। आयला पीछे बैठ गई। बस डॉक्टरनी साहिबा, अब आप संभल कर बैठो, अपनी बिल्लो फराटे भरेगी। मुराद ने चाबुक फिजा में लहरा कर कहा। बिल्लो? डॉक्टर आयला ने हैरत से दोहराया। वो जी अपनी घोड़ी का नाम है। वो झिमते हुए लहजे में बोला तो वो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस दी थी। इसने मुड़कर बहुत हैरत से डॉक्टर आयला की तरफ देखा था। क्या नाम है तुम्हारा? इस धुंध आलूद सुबह में इस नौजवान से मिलना आयला को खासा दिलचस्प लगा था। मुराद है जी मेरा नाम। इस गांव का अकेला 8वीं फेल हूँ। वो बड़े फ़ख्र से बता रहा था। 8वीं फेल? डॉक्टर आयला ने हवा के ज़ोर से बिखरते बालों को दोनों हाथों से समेटते हुए कहा। हाँ जी, 8वीं जमात में हिसाब था और वो अंग्रेज़ी। बस मैं दोनों में ही फेल था जी। वो मज़े से दांत निकालता हुआ बोला। तांगा इस वसी पगडंडी को छोड़कर एकदम रावी के साथ साथ भागने लगा था। डॉक्टर आयला के लिए बैठना खासा मुश्किल हो रहा था। ऊपर से सर्द हवा। मुराद बड़ी तेज़ी से तांगा दौड़ा रहा था और इसी रफ्तार से बोल भी रहा था। कुछ आयला के पल्ले पड़ता था, कुछ सर पर से गुजर जाता, मगर फिर भी तवज्जो से सुनने की कोशिश कर रही थी। वो शायद गाँव जाने से पहले वहाँ के लोगों से वाकिफ़ होना चाहती थी। तांगा बाईं तरफ मुड़ा और रावी को पीछे छोड़ता हुआ खेतों के दरमियान से गुजरकर गांव में दाखिल हो गया। डॉक्टर आयला रज़ा के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ अब हुआ था। यहाँ आते ही इसने सबसे पहले डिस्पेंसरी का जायज़ा लिया था। खाली लकड़ी की अलमारियाँ इसका मुंह चढ़ा रही थीं। बुनियादी अदवायात तक नहीं थी। डिस्पेंसर न जाने कब से छुट्टी पर था। वो यहाँ नहीं रहता, दूसरे पिंड का है, किसी ने इसे बताया। सारा गांव उमड़ आया था। नंग धड़ंग बच्चे, मैली फटी हुई ओढ़नियों में लिपटी सत्ते सत्ते चेहरे वाली औरतें, जिनकी आंखों में इसके लिए इश्तियाक था। अंग्रेज़नी है अंग्रेज़नी, वो सरगोशियाँ करती। डॉक्टर आयला के लिए काम करना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टरनी साहिबा। डॉक्टर आयला को कदरे इत्मीनान हुआ था। वो इस इलाके में वाहिद इसका वाकिफ़ था। मुराद, पहले इन लोगों को यहाँ से हटाओ। डॉक्टर आयला रज़ा ने फ़ौरन हुक्म दिया। अभी लो जी, मुराद ने कहा। चलो भाई भागो इधर से। अभी डॉक्टरनी साहिबा ने इलाज शुरू नहीं किया। इसने अनन फानन कमरा खाली करवा लिया। डॉक्टर आयला ने सुकून का सांस लिया। तुम्हें पता है मुराद, ये डिस्पेंसर कहाँ गया है? डॉक्टर आयला ने कुर्सी से टेक लगाते हुए पूछा। वो तौफीक, मुराद ने मुंह बनाकर कहा। बुरी बात मुराद, गाली नहीं देते। डॉक्टर आयला ने हल्के से सजिश की। ओ जी, ऐसे लोगों को दे देते हैं। इधर से भी मुफ्त में तनख्वाह खाता है और इधर दूसरे पिंड में चौधरियों के बाग का राखी भी बना हुआ है। मुराद ने बताया। वो अब तक यूं ही खड़ा था। क्या मतलब? क्या यहाँ काम नहीं करता? तुम बैठो ना, खड़े क्यों हो? डॉक्टर आयला ने कहा तो वो जल्दी से दूसरी तरफ पड़े बेंच पर बैठ गया। शुक्रिया जी, वैसे आप बहुत अच्छी हैं। वो कदरे शर्मा कर बोला। अच्छा? वो हल्के से मुस्कुराई। वो कैसे? देखे ना जी, आपने मुझे इधर बैठने को कहा। इधर वो पहले डॉक्टर साहब आए थे, नाक पर रुमाल लपेट के। इधर कमरे में किसी को बैठने नहीं देते थे। इन्हें बू आती थी हम गरीबों में से। वो अफसरदगी से बोला। अच्छा छोड़ो, तुम तौफीक के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर आयला ने जल्दी से बात बदली कि वो बहुत बोलता था। वो तो जी चिचड़ बंदा है। वो दोबारा जोश में आ गया। डॉक्टर आयला चिचड़ का मतलब पूछते पूछते रह गई कि अभी तो न जाने कौन कौन से अल्फाज सुनने को मिलने वाले थे। जी दो दो तनख्वाहें खाता है और चाकरी करता है चौधरियों की, और इधर जो दवाइयाँ आती हैं शहर जाकर बेच देता है। एक नंबर का हरामी। वो एकदम छींक कर चुप कर गया। क्या करूं डॉक्टरनी साहिबा, आदत पड़ी है जी। गाँव का चौधरी कुछ नहीं कहता। क्या नाम है इसका? डॉक्टर आयला ने पूछा। पूरी खबीस रूह है इसके अंदर, सारा कुछ इसी की वजह से होता है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं? डॉक्टर आयला को खड़े होते देखकर वो खामोश हो गया। किधर को जी? कुछ नहीं, वो रजिस्टर पकड़ने थे। आप बैठो, मैं देता हूँ। वह जल्दी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। रजिस्टर धूल मिट्टी से अटे हुए थे। इसने बड़ी एहतियात से झाड़ कर फिर अपने साफे से साफ किए और मेज़ पर रख दिए। तुम जूता क्यों नहीं पहनते मुराद? डॉक्टर आयला ने इसे फिर नंगे पाँव देखा तो पूछने लगी। वो छींप सा गया। बस जी, आदत नहीं है। वो सर खुचाते हुए शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे में बोला। पहना करो, पैरों की हालत देखो अपनी। डॉक्टर आयला ने लताड़ा और रजिस्टर खोल लिया। जी अब पहनूंगा, वो आहिस्तगी से बोला और बेंच पर बैठ गया। डॉक्टर आयला ने सारे रजिस्टर एक एक करके खंगालने शुरू कर दिए। मुराद कुछ लम्हे यूं ही बैठा रहा, फिर इसे मसरूफ़ देखकर खड़ा हो गया।
मैं जाऊं डॉक्टरनी साहिबा? मुराद ने पूछा। डॉक्टर आयला रज़ा ने मसरूफ़ से अंदाज में सर हिला दिया। वो मायूसी से सर झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुनो मुराद, डॉक्टर आयला ने पुकारा। वो वहीं रुक गया। तुम ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं होते? नहीं जी, मैं तो सारा दिन वेला ही होता हूँ। इधर डिस्पेंसरी के खब्बे बाईं तरफ मेरा ज़मीन का टोटा है, मैं इधर ही काम करता हूँ, इसने तफसील से बताया। मैं ज़रा फारिग हो जाऊँ तो फिर मुझे गाँव की सैर करवाना तुम, डॉक्टर आयला ने कहा तो वो खुश हो गया। आज ही नहीं, आज नहीं, कल आ जाना, डॉक्टर आयला ने कहा तो वह सर हिलाता चला गया। और सुनो, डॉक्टर आयला ने पुकारा। जी, वह सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। जूता पहन कर आना, डॉक्टर आयला ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह शर्मिंदा सा होकर जी डॉक्टरनी साहिबा कहकर बाहर निकल गया। ओए बेमुरादे, किधर मर गया था तू सवेरे से? चाचा ने छूटते ही कहा। मुराद ने बगैर जवाब दिए नलका चलाकर बाल्टी भरी। साबुन किधर है आमना? मुराद ने इधर उधर देखते हुए बावाज़ बुलंद पूछा। मैं बकवास कर रहा हूँ, किधर मरा था? मुराद के लापरवाह अंदाज पर चाचे को गुस्सा आ गया। इधर देख ले डब्बे के नीचे, आमना ने चूल्हे के पास लकड़ियाँ ढेर करते हुए बताया। मुराद ने आराम से डब्बे के नीचे से साबुन निकाला, फिर चाचे की तरफ मुड़ा। इधर गया था बैरी वाले खूह की तरफ। इधर? चाचा बुरी तरह चौंका। इधर क्या करने गया था तू? जिसका तेरे जैसा चाचा हो वो इधर क्या करने जाएगा सूखे खूह में? मुराद ने जानबूझकर चढ़ाया। चाचे का तो जैसे दिमाग उलट गया था। हाँ हाँ, कुत्ता हूँ मैं, भौंकता रहता हूँ सारा दिन, अब किसी काम जोगा नहीं रहा, इसलिए सारे मुंह को आते हैं। इसने हाथ मारकर चिल्लम गिरा दी। ठंडी राख यहाँ से वहाँ तक बिखर गई। वो आमना, चाचे का हुक्का गर्म कर दे, मुराद ने वहीं से कहा। चूल्हा गर्म करती आमना ने मलामत भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा जो रगड़ रगड़ कर पैर धो रहा था। चाचा अभी तक बोल रहा था। तू भी तो आते ही शुरू हो गया था, इसे रोटी तो खा लेने दिया कर, चाची ने आकर चिल्लम उठाते हुए कहा। बस एक तेरी कमी थी, तू भी मिल जा इस बेमुरादे के साथ, चाचा गरज रहा था। बेमुराद क्यों कहता है? सारा दिन तांगा वो चलाए, तेरी ज़मीन को वो बेचारा देखे, अरे वो ना हो तो भूखे मरे इधर सारे के सारे, चाची ने चमक कर कहा। मुराद इस सारे हंगामे से बेनियाज पाँव धोकर खड़ा हो गया। मेरी चप्पल दे आमना। आमना ने पहले हैरत से इसे देखा, फिर चारपाई के नीचे से चप्पल निकालकर इसके सामने रख दी। अम्मा, सवेरे सूरज किधर से निकला था? आमना ने जानबूझकर अम्मा से पूछा था। वो समझ गया था मगर चुपचाप चप्पल पहनने लगा। तेरे सर से। अम्मा पहले जली बुनी बैठी थी। आमना मुंह बनाकर चूल्हे की तरफ मुड़ गई। रोटी दे मुराद को, अम्मा ने कहा तो वो तवा रख कर पेड़े बनाने लगी। ला चाचा, तेरी टांगों की मालिश कर दूं। मुराद तेल की शीशी उठाकर इसके पास आ बैठा। जा जा रहने दे। चाचे के लहजे में ज़्यादा जिद नहीं थी कि सारा गुस्सा बोल बोल कर निकल गया था। मुराद ने मालिश शुरू की तो वो चुप करके लेटा रहा। देख ले कितनी खिदमत करता है तेरी, चाची ने प्यार से मुराद को देखा। सताता भी तो बड़ा है, चाचे ने थके थके लहजे में कहा। ओ चाचा, तुझे गुस्सा बहुत आया था, इसने कहा। एक बार निकल ही जाए तो अच्छा है, मुराद ने कहा और फिर ज़मीनों की बातें करने लगा। आमना ने रोटी बनाकर चिंगेर में रखी और सालन गर्म करने लगी। रोटी पक गई है, इसने गोया इतला दी। मुराद ने तेल की शीशी बंद की और हाथ धोकर चूल्हे के पास ही आ गया। तुझे पता चल गया है? मुराद ने आहिस्तगी से कहा। किसका? कि आज सूरज किधर से निकला है, इसने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो आमना बस इसे घूर कर रह गई। तो मेरा जी न जलाया कर, वो गुस्से में जलती आग में फूंके मारने लगी। फिर कुछ रुक कर बड़े इश्तियाक से कहने लगी। तूने देखा है डॉक्टरनी को? हाँ, मैं ही तो लेकर आया था इसे स्टेशन से, वो फ़ख्र से बोला। हाय कितनी सोनी है मैम, लगती है मैम। तूने देखा था इसे? मुराद ने रोटी खाते हुए पूछा। हाँ, पर दूर से, वो कदरे अफसोस से बोली। अच्छा, मैं तो सारा दिन इधर ही था, बड़ी बातें की डॉक्टरनी साहिबा ने मेरे साथ, वो मुकम्मल लापरवाही से बोला। दूसरे मायनों में इसके शौक को कुछ और हवा दी। वह सचमुच उछल ही तो पड़ी। हैं, क्या क्या बातें की थी इसने तेरे साथ? वो पढ़े लिखों वाली बातें थीं। तेरी खोपड़ी में कहाँ पड़ेंगी, वो बेनियाजी से बोला। मगर इसने बुरा नहीं माना। इसे तो बस वो बातें सुनने का शौक था जो इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टरनी ने मुराद से कही थी। फिर भी बता तो सही। मैंने कहा ना तेरी समझ में नहीं आएंगी, बस कल फिर बुलाया है इसने, वो बड़े फ़ख्र से बोला। हैं, पर क्यों? आमना ने हैरत से आंखें फैलाईं। ओ पागले, इसने गांव देखना है, इसे किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत है जो इसके साथ गल बात कर सके। मुराद की गर्दन को चोट तन गई थी। अच्छा, इसीलिए तूने पैर मल मल के धोए थे? आमना ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। अच्छा, अब जाहिलों की तरह मेरे कान न खा, पानी ला दे। मुराद ने घुरका। आमना इसके यूं जाहिल कहने पर तिलमिला उठी। तू भी ज़्यादा अखड़ा न कर, आ जाएगा चाचे बूटे का पुत्र शहर से 12 जमातें पास करके, फिर तुझ 8वीं को कौन पूछेगा? चाची देख रही है इसकी ज़ुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। वार खासा कारी था। वो झुंझला कर चाची को आवाज़ें देने लगा। डॉक्टर आयला रज़ा ने सबसे पहले दवाओं की लिस्ट बनाकर डिपार्टमेंट को भिजवाई थी जिनकी यहाँ ज़रूरत थी। कुछ अशद ज़रूरी दवाओं के बारे में पापा से कहा कि वो अपने ख़र्चे पर भिजवा दें। तौफीक की धानियों से भी इसने डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया था, जिसके बाद जाहिर है तौफीक के लिए यहाँ काम करना मुमकिन न था।
बीबी जी चौधरी साहब आए ने, एक आदमी ने अंदर आकर बताया। डॉक्टर आयला रज़ा ने चौंक कर इसे देखा, फिर रजिस्टर बंद कर दिया। इसने गांव के चौधरियों के बारे में न जाने क्या कुछ सुन रखा था, मगर आने वाला खासा आम सा इंसान था। अगर कुछ मुख्तलिफ थी तो वह इसकी वाज़ेह कता, वो भी बस इस हद तक कि इसने साफ़ सुथरी शलवार कमीज़ पहनी थी, हाथ में छड़ी और सर पर टोपी थी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयला ने बगौर इसका जायज़ा लेकर कहा। वालेकुम सलाम, जिंदी रधी रानी, चौधरी अल्लाह बख्श ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहिबा कि आप इस गांव में आई हो, बड़ी तकलीफ़ थी इधर लोगों को। चौधरी अल्लाह बख्श ने खुशदिली से कहा। शुक्रिया चौधरी साहब, मैं तो यहाँ लोगों की तकलीफ़ें ही दूर करने आई हूँ, जहाँ तक भी मुमकिन हो सका करूँगी। आपको धीरानी इधर शहरों जैसी सहूलत तो नहीं मिलेगी, मगर कोई मुश्किल हो चौधरी अल्लाह बख्श को ज़रूर याद रखना। कहो तो इधर घर में कमरा ठीक करवा दूँ, खाने पानी का फ़िक्र न करना, तीनों वक्त घर से आ जाया करेगा। नहीं चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रिहाइश का इंतज़ाम तो हो गया है, मैं वहीं रहूँगी जहाँ पहले डॉक्टर्स रहते रहे हैं, और खाने की दावत तकरीबन गांव के हर घर की तरफ से है, जो ज़ाहिर है अभी तो मुझे कबूल करना है। इसके बाद आपको सिर्फ इतनी तकलीफ़ दूंगी कि किसी ऐसी औरत का बंदोबस्त कर दें जो बाद में काम वगैरह कर सके। डॉक्टर आयला ने कहा। आप फ़िक्र न करो धीरानी, इधर सारी औरतें काफ़ी हैं, पर मैं भाता को भिजवा दूंगा। बेवा औरत है, बच्चा बच्चा कोई नहीं, खाना बड़ा अच्छा पकाती है, बड़ा स्वाद है इसके हाथों में, आपके सारे काम कर देगी। चौधरी अल्लाह बख्श ने खड़े खड़े इसका मसला हल कर दिया। शुक्रिया चौधरी साहब, वो बस इतना ही कह सकी। पर धीरानी, आज की रोटी तो इधर ही खाना हमारी तरफ। डॉक्टर आयला कुछ सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुरा दी। चलें ठीक है, जीती रहो धीरानी। उन्होंने दोबारा इसके सर पर हाथ रखा और चले गए। डॉक्टर आयला रज़ा को मुराद के ख्याल की नफ़ी करना पड़ी। चौधरी अल्लाह बख्श इसे खासा माकूल इंसान लगा था। मुराद दोपहर ही को आ गया था, मगर इसे मरीज़ों के साथ मसरूफ़ देखकर लौट गया। डॉक्टर आयला रज़ा के लिए ये बात खासी खुश आइन थी कि यहाँ के लोगों में डॉक्टरी इलाज के बारे में रुझान पाया जाता था, वरना पिछले साल जब वो अपनी साथी डॉक्टर्स के साथ एक हफ्ते के विज़िट पर दूर दराज के गांव गई तो वहाँ के अक्सर लोग डॉक्टरों के नाम पर ही कानों को हाथ लगाते थे, और अभी तक पीर फ़कीर और जाली हकीमों के हाथों दवा के नाम पर मौत ख़रीदते थे। वहीं पे उन्होंने ऐसी मरीज़ा को देखा जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब उन्होंने इसका इलाज करना चाहा तो इसके वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया। एदते जिन आंदे ने बीबी, तवानू की पता, इस पर जिन आते हैं बीबी, तुम्हें क्या मालूम। और जब उन्होंने समझाना चाहा तो वो लोग लड़ने मरने पर उतर आए, और आने से पहले जब इनकी टीम ने यह खबर सुनी तो वो शर्जर होकर रह गए कि जिन निकालते हुए पीर साहब ने इस लड़की को जान से मार डाला। शाम को वो कदरे फारिग थी, तभी मुराद आ गया। जाना नहीं है डॉक्टरनी साहिबा, इसने आते ही पूछा। कहाँ, वही अक्सर भूल चुकी थी। गांव की सैर नहीं करना आपको, मुराद को मायूसी हुई। हाँ चलो चलते हैं। इसने चीज़ें समेट कर रखी और बाहर निकल आई। सलोनी शाम के डेरे हर तरफ फैले थे। दूर तक फैले सरसों के पीले फूलों को देखकर यूं लगता था धरती ने जर्द आंचल ओढ़ लिया हो। डिस्पेंसरी गांव से थोड़ा हट कर थी, और इसी के साथ एक कमरे में डॉक्टर आयला की रिहाइश थी। मुराद सुबह चौधरी अल्लाह बख्श आए थे। डॉक्टर आयला ने पगडंडी पर चलते हुए कहा। वो खबीस रूह वो बेख्तियार हंसा था। बुरी बात मुराद, मुझे तो वो खासे माकूल इंसान लगे थे। डॉक्टर आयला ने राय दी। बस लग दे ही या, वो बड़बड़ाया। क्यों भाई, मुझसे तो बहुत अच्छे तरीके से बात की थी, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ। गांव के कच्चे पक्के घरों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये जी गांव का स्कूल है, वो इसे लिए हुए स्कूल के अंदर आ गया। छोटा सा सहन और 2 कमरे। डॉक्टर आयला को स्कूल देखकर सख्त मायूसी हुई। सहन में 2 भैंसें बंधी थी, वो तहीर से खड़ी रह गई। इसने स्कूल में बच्चे तो हमेशा देखे थे, मगर यह शायद अपनी नौयत का पहला स्कूल था जहाँ जानवर बंधे थे। ये यहाँ पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, वो हद दर्जा हैरत से बेख्तियार पूछ गई। मुराद इसके जुमले पर बेढंगेपन से कितनी ही देर हंसता चला गया। डॉक्टर आयला ने घूरा तो फ़ौरन खामोश हो गया। चौधरी साहब की हैं दोनों भैंसें, इसने बताया। मगर ये स्कूल में क्या कर रही हैं, वो झुंझला कर बोली। पता नहीं जी, शाम को चौधरी जी के घर रोटी खाने जाओगे तो पूछ लेना। डॉक्टर आयला को अंदाज़ा हुआ कि वो इतना सीधा भी नहीं जितना नज़र आता है। स्कूल की वाहिद उस्तानी से भी मुलाकात हुई। स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी और वो वापसी की तैयारी कर रही थी कि इसे दूसरे गांव जाना था। वो डॉक्टर आयला को देखकर इतनी हवास बाख्ता हुई कि अपने दुपट्टे से कुर्सी साफ़ करके पेश करने लगी। डॉक्टर आयला को इससे बात करके खासी मायूसी हुई। वो बात करते हुए बिला वजह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आखिर बच्चे यहाँ पढ़ते कैसे हैं? बाहर आकर डॉक्टर आयला ने मुराद से पूछा। पढ़ते तो नहीं हैं, वह सादगी से बोला। तो फिर क्या घास खोदते हैं? वो जलकर बोली। हाँ जी। मुराद ने आराम से सर हिलाकर तायीद कर दी। क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर आयला झंझला गई। डॉक्टर साहिबा, इधर बच्चे पढ़ने नहीं आते। कुछ चौधरी अल्लाह बख्श की भैंसों के लिए पट्ठे चारा काटते हैं, कुछ इसकी भैंसों को नवाते हैं, कुछ उस्तानी के लिए साग तोड़ने चले जाते हैं। वो बड़ी मासूमियत से बता रहा था। तो पास किस तरह होते हैं? डॉक्टर आयला बेचारगी से बोली।
पास तो नहीं होते जी, फेल हो जाते हैं 8वीं में मेरी तरह, वो मासूम से लहजे में बोला। इसके अंदाज पर डॉक्टर आयला के होठों पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। पास तो जी बस वही होते हैं जो उस्तानी जी और चौधरी साहब की ज़्यादा खिदमत करते हैं, वो बता रहा था और डॉक्टर आयला तासुफ से सर हिलाकर आगे चल दी। एक गांव बाहर से जितना खूबसूरत और हरा भरा नज़र आ रहा था, अंदर से इतना ही गंदा और बदबूदार था। जगह जगह रास्तों में जानवरों का गोबर पड़ा था, बच्चे यूं ही गंदे पानियों में खेल रहे थे और डॉक्टर आयला को देखकर छींप रहे थे। डॉक्टर आयला कुछ देर के लिए कोने पर बने तनूर पर खड़ी हुई और रोटी बनने के अमल को दिलचस्पी से देखने लगी। तनूर पूरी तरह दहक रहा था। तनूर वाली माई का झुर्रियों ज़दा चेहरा आग की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। इसके गिरेबान का ऊपरी बटन खुला था, जिसमें से काले चमड़े में लिपटा तावीज़ झांक रहा था। इसके बूढ़े हाथ बड़ी सबक रफ्तारी से रोटी गढ़ रहे थे कि रोटी बनने की आवाज़ तक नहीं आती थी। पलक झपकते में तनूर के अंदर जाती और दूसरे हाथ में सलाख पकड़कर फूली फूली गर्म रोटी बाहर निकाल लेती। डॉक्टर आयला को देखकर इसने रोटियां पकानी बंद कर दी और दोनों हाथों से इसकी बलाई लेने लगी। वो क्या कह रही थी डॉक्टर आयला की समझ में नहीं आया और शायद इसे समझने की ज़रूरत भी नहीं थी। मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती। वो दुआ खुशबू बनकर डॉक्टर आयला के दिल में उतर गई। मेरे घर चलोगे डॉक्टरनी साहिबा, मुराद ने इतने शौक से कहा कि वह इनकार न कर सकी। चाची के तो हाथ पैर फूल गए। जल्दी से ट्रंक में से नई चादर निकाल कर चारपाई पर बिछा दी। वो मना ही करती रह गई। ये मेरा चाचा है, बड़ा ही खुश मिजाज है, मुझसे बहुत प्यार करता है जी, मुराद बड़े प्यार से कह रहा था। चाची की बाँछें खिल उठी। आमना टुकर टुकर चाची के बाजू से लगी इसे देख रही थी। इतनी बड़ी डॉक्टरनी मुराद के साथ इनके घर आई थी। इसकी आंखों में मुराद के लिए सताइश थी। आज सचमुच इसके पढ़े लिखे होने पर यकीन आ गया। क्या हुआ जो 8वीं में फ़ेल था, ख़त लिख लेता है, अखबार पढ़ लेता है और इतनी बड़ी डॉक्टरनी के साथ उर्दू में बात करता था। मुराद आमना की तरफ देखकर बड़े फ़ख्र से मुस्कुराया था। खड़ी मुँह क्या देख रही है, चाय बना ले, मैं भागकर बिस्कुट लेकर आता हूँ। मुराद ने आमना के करीब आकर सरगोशी की, मगर डॉक्टर आयला मना करती हुई उठ गई। फिर किसी दिन आऊँगी तो चाय पीऊँगी, अभी देर हो रही है और आमना तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं फिर आऊँगी। वो दोनों बाहर आ गए। मुराद अब मुझे डिस्पेंसरी छोड़ आओ, काफ़ी रात हो गई है, डॉक्टर आयला ने आसमान पर गहरे होते सायों को देखकर कहा, बल्कि मलगजा सा अंधेरा छा गया था। अब तो जी मगरिब भी हो गई। इधर चौधरी अल्लाह बख्श के घर आपकी दावत है, आए मैं आपको इधर छोड़ आता हूँ। मुराद ने कहा, इतनी जल्दी? पिंड में तुझी रात बड़ी जल्दी हो जाती है, मगरिब वेले सब रोटी पानी खा पी लेते हैं, मुराद ने बताया। अच्छा ठीक है चलो फिर। गलियों में अंधेरा सा छाने लगा था। इस वक्त इतनी खामोशी डॉक्टर आयला को खासा अजीब सा लगा। कोने वाला तनूर खाली हो चुका था, बस इसके अंदर अभी कुछ तपश बाकी थी। बस जी यही घर है चौधरी अल्लाह बख्श का, मुराद ने बताया। ये शायद गांव का वाहिद पक्का मकान था। जी आयानू, चौधरी अल्लाह बख्श ने सर पर हाथ रखा। देख नज़ीरा, धीर रानी आई है, इसने अपनी बीवी को आवाज़ दी। इसकी बीवी गांव की रिवायती सीधी सादी औरत थी। इसे प्यार देकर अंदर ले गई। अच्छा मुरादे, तू जा, डॉक्टर पुत्र को मैं छोड़ आऊँगा, चौधरी अल्लाह बख्श ने कहा तो वो रुक कर डॉक्टर आयला की तरफ देखने लगा, तो वो जो अंदर की तरफ जा रही थी इसकी तरफ पलट आई। ठीक है मुराद, मैं आ जाऊंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनो इसी तरह जूता पहन कर रहा करो। अच्छा जी, रब रखा, वो कहकर पलट गया। दिल पता नहीं क्यों असुरदा सा हो रहा था। डॉक्टरनी साहिबा ने हम गरीबों के घर चाय का घूंट भी नहीं पिया और चौधरी के घर रोटी खाने चली गई। वो खाली ठंडे तंदूर पर आ बैठा, कितनी देर यूं ही तिनके से लकीरें खींचता रहा। इसे बचपन से बड़े और पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे लगते थे। खुद भी पढ़ने का शौक़ रखता था, मगर घर के और स्कूल के हालात एक जैसे ही थे। अब्बा मर गया, अम्मा पहले ही नहीं थी। ले देखकर एक चाचा था, मगर पता नहीं क्या हुआ कि बुखार के बाद इसकी दोनों टांगें सूखती चली गईं। इलाज कहाँ से करवाते, वहाँ तो खाने के लाले पड़े थे। चाचा माजूर होकर बिस्तर पर जा पड़ा तो वो इतनी ही उम्र में खेती बाड़ी करने लगा। अब्बा तांगा चलाता था, इसने भी वही काम जारी रखा। शहर में होता तो 4 पैसे कम ही लेता। इधर गांव में बस गुजारा हो रहा था, मगर अब भी गांव कोई पढ़ा लिखा बंदा आता, मुराद की ख्वाहिश होती थी कि वो इसके साथ साथ रहे। वो कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब देखने का अब भी इसे बहुत शौक़ था। तू भी पागल है मुराद, वो तिनका फेंक कर खड़ा हो गया। वो बड़े लोग हैं, जाहिर है बड़े लोगों से ही मिलेंगे, इसने दिल गिरफ्तगी से सोचा और घर की तरफ चल दिया, जहां आमना इसका इंतज़ार कर रही थी। दवाएं पापा ने भिजवा दी थी। सिर्फ इस गांव से ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के दूसरे गांव से भी लोग इलाज के लिए आते थे। मामा को जब मालूम हुआ था कि गांव में पिछले साल बिजली आ चुकी है तो उन्होंने काफ़ी कुछ भिजवा दिया था, यहाँ तक कि मोबाइल भी। माई स्वीट चाइल्ड, अब वापस आ जाओ ना, उन्होंने दोबारा समझाना चाहा। मामा, अभी मुझे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, वो हंस दी थी। सत्यानाश कर लोगी अपनी ब्यूटी का, मामा झुंझला गई थी। नो मामा, मैं बहुत केयर करती हूँ, इसने तसल्ली देना चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ प्रॉब्लम महसूस नहीं करती थी,
ज़ाहिर है वो जिन सहूलियात की आदी थी वो सब तो यहाँ नहीं थी, मगर वो यहाँ तफरीक के लिए नहीं बल्कि एक मिशन समझकर आई थी, इसलिए ये सब तो इसे बर्दाश्त करना ही था। मोहसिन से भी बात हुई थी। कैसे हो? आयला ने पूछा था। तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, इसने बेसाख्ता कहा था। कब आओगी? आना तो है ही, कभी भी आ जाऊंगी। आयला ने बात लपेटी। वो समझ गया कि आयला इस मौजू पर बात करना नहीं चाहती, इसलिए बहुत सी इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। वो किसी मरीज़ को देखकर वापस आ रही थी जब ख्याल आया कि मुराद इस दिन के बाद आया ही नहीं। इसका घर नज़दीक ही था। वो चली गई। आमना ने बताया कि वो खेतों पर गया है। फिर चाची ने उठने न दिया। चाय भी पिलवाई और चाचा के लिए बनाई बेसन की टुकड़ियाँ भी खिलाईं। आयला को कोई ख़ास काम तो था नहीं। वो डिस्पेंसरी के पिछली तरफ मुराद के खेतों में आ गई। मुराद दूर ही से इसे सर पर साफ़ा बांधे शलवार के पांचे चढ़ाए गोड़ी करता नज़र आ गया था। डॉक्टरनी साहिबा, आप इधर क्या कर रही हैं? वो इसे देखकर पास चला आया। कुछ नहीं, तुम्हें देखने आई थी। तुम काफ़ी दिनों से आए नहीं थे ना, इसलिए। डॉक्टर आयला ने नाले के किनारे पर पड़ी मिट्टी में लथड़ी सुर्ख गाजरों के ढेरों को देखा जो मुराद ने ज़मीन से निकाली थी। क्या बात है, नाराज़ थे कुछ? डॉक्टर आयला ने पूछा। नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही, मुराद झीम कर बोला। क्या वैसे ही? वो जी, आपने इस दिन हमारे घर चाय क्यों नहीं पी थी? वो खफा खफा से लहजे में बोला। अरे, डॉक्टर आयला ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा जो मुंह फैलाए खड़ा था। सिर्फ इतनी सी बात, आपको हम गरीबों की चाय अच्छी नहीं लगती ना? वो अफसरदा से लहजे में बोला। लो फिर खुश हो जाओ, मैं ना सिर्फ चाचा चाची और आमना से मिलकर आ रही हूँ बल्कि चाय भी पी। सचमुच डॉक्टरनी साहिबा? वो खुश होकर बेयकीनी से पूछने लगा। हाँ सच। अच्छा तुम काम करो, मगर ये इतनी सारी सब्जी का करोगे क्या? जी, मैं मंडी लेकर जाता हूँ बेचने के लिए, मुराद ने बताया तो वह सर हिलाकर वापस पलट आई और वो कितनी ही दूर तक इसे जाते हुए देखता रहा। डॉक्टरनी साहिबा कितनी अच्छी हैं, कितनी परवाह करती हैं हम गरीबों की। भला बड़े लोगों को क्या क्या हम क्या सोचते हैं। और वो मेरा पूछने खेतों पर चली आईं। गाजरों को बहते पानी में धोकर टोकरे में रखते हुए वो खासा मसरूर था। डॉक्टरनी साहिबा, आप किधर गई थीं? मुराद डॉक्टर आयला को देखकर खड़ा हो गया। तुम कब आए? वो थके थके अंदाज में स्टेथोस्कोप और मेडिकल बॉक्स रख कर कुर्सी पर ढेर हो गई। मैं तो जी काफ़ी देर से आया हुआ हूँ, अब तो जाने वाला था। मैं साथ वाले गांव में एक मरीज़ को दिखने गई थी। अपेंडिक्स है, फौरी तौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत है। यहाँ तो ऐसी कोई सहूलत है ही नहीं। शहर ले गए हैं इसे, वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। मुझे तो बता देती डॉक्टर साहिबा, मुराद ने कहा तो डॉक्टर आयला हैरत से इसे देखने लगी। क्यों भाई, तुमसे इजाज़त लेना ज़रूरी था क्या? इसने सामने पड़ा रजिस्टर खोल लिया। ना जी, हम कौन होते हैं इजाज़त देने वाले? मैं आपको अपने तांगे पर छोड़ आता। वो अब भी खड़ा ही था। इसके यूं कहने पर शर्मिंदा सा हो गया। वो लोग तांगा लेकर आए थे। तुम बैठ जाओ, डॉक्टर आयला ने कहा तो वो फ़ौरन बेंच पर बैठ गया। डॉक्टरनी साहिबा, अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना? बहुत देर बाद वो कुछ सोचते हुए बोला। डॉक्टर आयला ने इसके सोचते हुए चेहरे पर नज़र दौड़ाई। बिखरे बिखरे से बाल, सोचती हुई आंखें। कभी कभी वो बच्चों जैसी मासूमियत के साथ सवाल करता था। हाँ, अब तो नहीं बन सकते। अच्छा, मुराद के लहजे में मायूसी दर आई। तो फिर आप मुझे डिस्पेंसर बना दें, मगर इसके लिए भी कम से कम मैट्रिक पास करना ज़रूरी है। डॉक्टर आयला को इससे बातें करके मज़ा आने लगा था। तो फिर मैं मैट्रिक पास कर लेता हूँ, वो खुशी से बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर पहले 8वीं पास कर लेना, डॉक्टर आयला ने हंसते हुए कहा। पहले 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं। वो उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए बोला। ये तो बहुत दिन लग जाएंगे जी। आप पता नहीं इस वक्त तक यहाँ होंगी या नहीं, वो मायूसी से बोला। हाँ, शायद चंद माह तक मैं चली ही जाऊँ। डॉक्टर आयला को मोहसिन की बात याद आ गई जो इसने यहाँ आने से पहले की थी। देखो, इस शर्त पर जाने दे रहा हूँ, सिर्फ चंद महीने में, अगले साल के शुरू में अमेरिका जा रहा हूँ और इस सफ़र में तो मेरे साथ होगी। हॉलीडे इन के नीम ख्वारदा से माहौल में वो डिनर करने आए थे। तुम्हें मालूम है मोहसिन, मुझे शर्तें मनवाने वाले लोग कभी अच्छे नहीं लगे। आयला ने सूप में चमचा घुमाते हुए कहा था। आई नो, मगर ये तो शर्त है, ना धौंस और ना जिद। वो टेबल पर कोहनी टिकाते हुए इसकी तरफ झुक आया था। आयला की नज़रें मोमबत्ती के लरसते शोलों पर थीं। तो फिर तुम नहीं जानती कि ये क्या है? आई लव यू आली, वो इसकी आंखों में झांकते हुए आहिस्तगी से बोला था। इस नीम ख्वाबीदा से माहौल में मोहसिन का यह एतराफ़ इसे बहुत अच्छा लगा था। वो नाज से मुस्कुरा दी। तो फिर मैं यहाँ काम नहीं कर सकूँगा डॉक्टरनी साहिबा? मुराद बड़ी मायूसी से पूछ रहा था। वो चौंक गई। काम? तुम करते तो रहते हो मेरे इतने सारे काम। ऐसे नहीं जी, आप मुझे इधर नौकर रख लें। मगर तुम्हें तो पहले ही बहुत काम होते हैं, तांगा चलाते हो, खेतों पर काम करते हो। वो हैरत से इसकी तरफ देखकर बोली। बस जी, मैं कर लूँगा वो भी। वो सर झटक कर बोला। अच्छा, तो फिर भाग कर जाओ, किसी ऐसे बंदे को ढूंढ लाओ जो इन अलमारियों के पट ठीक कर सके।
ऐसे नहीं जी, वो हनूज अपनी जगह पर जमा हुआ रहा, भले आप तनख्वाह न दें। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे यूं भी कोई मुलाजिम रखना तो है ही। तुम सुबह 9 बजे आ जाओगे और शाम को 5 बजे घर जाओगे और तनख्वाह भी मिलेगी। आयला ने लम्हों में फ़ैसला कर लिया। डॉक्टरनी साहिबा आप बहुत अच्छी हैं। वो जोश से उठ खड़ा हुआ। बस जी, मेरा दिल करता था मैं आपके साथ काम करूं। वह सर झुकाकर आहिस्तगी से बोला। डॉक्टर आयला बस मुस्कुरा कर रजिस्टर पर झुक गई। वो कुछ लम्हे यूं ही खड़ा रहा, फिर खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गया। तो तू अब डॉक्टरनी साहिबा के पास काम करेगा? आमना ने बिस्तर पर चादर बिछाते हुए अजीब से अंदाज में पूछा। तुझे कोई एतराज़ है? मुराद घड़े से पानी कटोरे में डाल रहा था, मुड़कर इसकी तरफ देखने लगा। ना, मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली? वह सर झुकाए अपने काम में मसरूफ़ थी। मुराद ने हैरत से इसकी तरफ देखा और सर झटक कर पानी पीने लगा। पागल हो गया है मुरादे, तू ज़मीन कौन देखेगा, तेरा बाप? वो बाहर निकला तो चाचा शुरू हो गया। वो चाचे की बात नज़रअंदाज करके चाची के पास आ बैठा, जो बर्तन धो रही थी। चाची क्या हो गया है इन सबको? मैं कोई मुफ्त काम तो नहीं करने लगा। डॉक्टरनी साहिबा तनख्वाह देगी मुझे। अच्छा, कितनी तनख्वाह देगी? चाची के लहजे में दिलचस्पी दर आई थी। ये तो मुझे पता नहीं, वो बेचारगी से बोला। और ज़मीनों का क्या होगा? अब के चाचे का लहजा पिस्त था। ज़मीन तेरी बड़ी मुरब्बों में है चाचा, 2 ही तो खेत हैं, इनको भी देख लूँगा। डिस्पेंसरी कौन सा गांव से दूर है? ओढ़ते हुए बोला। फिर इस आमना का जहेज़ भी तो बनाना है। आमना ने कौन सा दूर जाना है पुत्र? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पता है मुझे, मेरे सर ही मुंडेगी ये चुड़ैल। मुराद को पता था वो अंदर सुन रही होगी, तब ही ऊंची आवाज़ में बोला। वो अंदर कमरे में तिलमिला कर रह गई। अब्बा वहीं था वरना साफ कहती। मैं चुड़ैल हूँ तो तुम भी तो किसी भूत से कम नहीं हो। क्या भूत लगता है वो कहीं से? इसने खुद से सवाल किया। हाय नहीं, वो तो डाढ़ा सोना है। दिल ने झट कहा तो वो दिल पर हाथ रखकर शर्मा गई। अगले दिन इसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने थे। आमना इसका साफा लेकर आई तो जैसे पलके झपकाना भूल गई। दिल अलग धड़क धड़क के पागल होने लगा। साफ सुथरे सुरमई शलवार कमीज़ में इसका लंबा कद नुमाया हो रहा था। जमे जमाए बाल बगैर तेल के चमक रहे थे। होठों के किनारों पर मुस्कुराहट मचल रही थी। चुड़ैलों की नज़र लग जाती है। मुराद ने इसके हाथ से साफा लेकर चारपाई पर उछाल दिया। वो जैसे होश में आकर नज़रें चुरा गई। शहर के लोग साफा नहीं लेते, टोपी लेते हैं। मुराद ने जैसे इसे सबक पढ़ाया। पर तेरे पास टोपी तो है नहीं? आमना ने पूछा। तनख्वाह मिलेगी तो ले लूँगा। इसने शीशे में आखिरी बार अपना जायज़ा लिया, फिर आमना की तरफ पलटा। कैसा लग रहा हूँ? बस ठीक ही है, वो दिल की आवाज़ दबाकर बेनियाजी से बोली। तू जलती है मुझसे। मुराद इसे कंधे से पकड़कर एक तरफ हटाता बाहर निकल गया। मुराद, जब तुझे तनख्वाह मिलेगी तो मेरे लिए क्या लाएगा? आमना ने पीछे से पुकारते हुए कहा। तेरे लिए? मुराद रुक गया। क्या लाऊं? वो इसी से पूछने लगा। तो मुझे अंगूठी और झुमके ला देगा ना? वो आस भरे लहजे में बोली। चल ठीक है, मुराद ने कहा और बाहर निकल गया। तो बहुत अच्छा है मुराद, वो ज़ेर लब मुस्कुरा दी। डॉक्टर आयला अभी नहीं आई थी। इसने चीज़ें मेज़ पर तरतीब से रखना शुरू कर दी। अलमारियों में दवाइयाँ वगैरह सेट की। इसके बाद बड़ई को बुलाकर अलमारियों के पट ठीक करवाने लगा। तभी डॉक्टर आयला आ गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टरनी साहिबा। आयला ने सलाम का जवाब देते हुए इसे सर से पैर तक देखा। मुराद बुरी तरह झीम गया। वो अच्छा खासा माकूल इंसान लग रहा था। वेरी गुड मुराद, शाबाश, रोज़ इसी हुलिये में आया करो। आयला ने इसकी हौसला अफजाई की। अभी वो शुक्रिया भी अदा न कर पाया था कि वो इसे काम की नौयत समझाने लगी। काम कोई ख़ास ना था। वो फारिग होता तो खेतों पर चला जाता। डॉक्टर आयला को यहाँ आए 2 माह गुजर गए थे। मौसम बरसात शुरू होने ही वाला था। मामा का इसरार था कि वो एक चक्कर घर का ज़रूर लगाए। यहाँ आने के बाद वो सिर्फ़ एक बार घर गई थी। इसे यहाँ रहना इतना बुरा नहीं लगा था। वो अक्सर शाम को गांव के सैर के लिए निकलते हुए कोने वाले तंदूर पर आ खड़ी होती। औरतें इसे देखकर अब हंसती और ओढ़नी में मुंह नहीं छुपाती थीं। वो इसे अपने अपने मसले बताने लगती। तनूर वाली माई जब भी इसे देखती, इसके रोटी बनाते हाथ रुक जाते, बूढ़ी आंखों में चिराग से जल उठते और वो इसे दुआएं देने लगती। आयला की कुछ समझ में आता, कुछ सर से गुजर जाता, मगर वो मुस्कुरा देती और मोहब्बत से इसका हाथ थाम लेती। वो मुझे जानती नहीं, मैंने इसके लिए कभी कुछ नहीं किया, फिर वो मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो जाती है? वो हैरान होकर मुराद से पूछती। इसका एक नवासा था जी, बहुत प्यार करती थी माई खैरा इससे। एक दिन चलते तंदूर में गिर गया। हम लोग इसे शहर भी लेकर गए, पर वो रास्ते में ख़त्म हो गया। इस दिन इधर कोई डॉक्टर होता तो क्या पता वो बच जाता। वो कहती है अब कोई असलम इस तरह नहीं मरेगा, आप बचा लोगी इसे। आपके आने से वो बड़ी खुश हुई थी माई खैरा। मुराद तासुफ से बताता तो आयला का दिल दुख से भर जाता। वो यहाँ के लोगों से दूर तक फैले खेतों और खेतों के किनारे सफ़ेद बगलों से मानूस होने लगी थी। हुक्की की आवाज़ निकालती तो सब्ज़ चादर पर टंगे सफ़ेद फूल
पर फैलाते और उड़ते चले जाते। आसमान का खाली दामन इनके परों की फड़फड़ाहट से भर जाता और वह जैसे मबहूत हो जाती। कभी आमना आ जाती। पहले पहल वो बहुत शर्माती और घबराती थी, मगर अब पटर पटर बातें करती और इसकी हर बात गैर महसूस तरीके से मुराद पर रुक जाती। और जब इसे एहसास होता तो निचला लब दांतों तले दबा लेती। मुराद आता तो इसे डांट कर भगा देता। दफ़ा हो जाए यहाँ से, सर न खाया कर डॉक्टरनी साहिबा का। और वो मुंह बनाती भाग जाती। डॉक्टर आयला देखती मुराद को देखते ही आमना के सलोने गाल सुर्ख हो जाते और आंखों में हज़ारों कंदीलें जलने लगती। और मुराद पता नहीं अनजान था या जानबूझकर नज़रअंदाज कर देता था। फिर चौधरी अल्लाह बख्श आ जाता। धीरानी, और कोई काम हमारे लायक हो तो बताओ, वो आयला के सर पर हाथ रखते हुए कहता। और एक दिन जब वो शहर जाने के लिए तैयारियां कर रही थी, इसने बड़ी संजीदगी से इनकी तरफ देखा। अपनी धीरानी की एक बात मानेंगे चौधरी साहब? आंखों पुतरी, वो बड़ी अपनायत से बोला। चौधरी साहब, ये स्कूल इन मासूम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कायम हुआ है या जानवरों का बाड़ा बनने के लिए? और चौधरी अल्लाह बख्श खामोशी से वापस चला गया था और स्टेशन की तरफ जाते हुए इसने देखा था कि स्कूल से जानवर गायब थे और स्कूल की सफाई हो रही थी। वो तांगे से उतर आई। चौधरी अल्लाह बख्श इसे देखकर मुस्कुरा दिया। और कोई हुक्म पुतरी? और वो इनका शुक्रिया अदा करके तांगे में बैठ गई। ज़्यादा खुश ना हो आप, इसका अपना पुत्र स्कूल जाने के काबिल हो रहा है इसलिए, मुराद ने मुंह बनाकर कहा। मगर वो मुराद के ख्याल से मुतफिक ना थी। इसके ख्याल में यहाँ के लोग अक्खड़ और ज़िद्दी नहीं थे, सिर्फ अनजान थे। आप कब आएंगी डॉक्टरनी साहिबा? आयला ने देखा वो बहुत उदास लग रहा था। सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ। डिस्पेंसरी का ख्याल रखना और किसी को अपनी मर्ज़ी से दवा मत देना। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। वो इसे समझाकर ट्रेन में सवार हो गई और मुराद बहुत दूर तक गाड़ी को जाते दिखता रहा। सारा मंजर बेरंग सा हो गया था। इसने सर झटक कर बेयकीनी से दूर तक लेटी रेल की पटरी को देखा और इस न समझ में आने वाली कैफियत पर हैरान होता घर की तरफ पलट गया। इस रात वो बहुत देर तक बुझी राख को कुरेदते हुए आमना से डॉक्टरनी साहिबा की बातें करता रहा और आमना इसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव पर गौर करती रही। टुकर टुकर इसकी शक्ल देखती रही। मोहसिन से मुलाकात ही ना हो सकी। वो एक हफ़्ता कबल अमेरिका गया था और कुछ दिनों तक मामा भी न्यूयॉर्क मामू के पास जाने वाली थी। मामा न्यूयॉर्क क्यों जा रही हैं आप? आयला ने काफ़ी बनाते हुए पूछा। तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए। शादी? व्हाट? इसके काफ़ी फेंटते हाथ रुक गए। मामा, इतनी जल्दी क्या है? इसने दबे दबे लहजे में कहा कि वो इस शादी को काफ़ी अरसे से टालती आ रही थी और अब मामा के इरादे खासे ख़तरनाक लग रहे थे। कि जल्दी है? मामा ने ऐसे घूरते हुए कहा। अभी मुझे कुछ काम करने दे मामा। आयला ने मदद तलब नज़रों से पापा की तरफ देखा, मगर वो बेनियाजी से सिगार सुलगाने लगे। बहुत कर लिया काम, अब ख़त्म करो। मामा के लहजे में सख्ती दर आई। क्यों इस छोटे से गाँव में ख़ुद को ज़ाया कर रही हो? तुम्हें यूं भी स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहिए था। मैं वापस आ जाऊं तो तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूंगी। मामा हतमी लहजे में कहकर उठ गईं और आयला सर झुकाकर सोचती रही। क्या वाकई वो खुद को इस छोटे से गांव में ज़ाया कर रही है? हमने पहले ही बहुत मनमानियां कर ली हैं बेटे, अब तो तुम्हारी माँ की बात मानना ही होगी। पापा ने कहा तो इसने काफ़ी का मग इनकी तरफ बढ़ा दिया। तो आपने भी मुझे इस महाज पर तन्हा छोड़ दिया। वो शाकी नज़रों से इनकी तरफ देखने लगी। पापा धीरे से मुस्कुरा दिए। मेरी ख्वाहिश है बेटा कि तुम कम से कम इस बात पर कोई महाज न खोलो। मोहसिन बहुत अच्छा लड़का है। आई नो पापा, आयला ने धीरे से कहा और इस बड़ी सी कोठी के सफ़ेद दरो दीवार पर फैलती शाम को देखने लगी। पापा, गाँव की शाम इतनी खामोश, इतनी उदास और मबहूत कर देने वाली क्यों होती है? ऐसा क्या होता है इस शाम में जो इसमें नहीं? आयला ने बड़ी हैरत से पूछा। बेटा, इस शाम में खुशबू की कमी है। खुशबू की? आयला ने हैरान निगाहों से क्यारियों में खिले फूलों को देखा। हाँ बेटा, इस दूर तक फैले खेतों की खुशबू, सब्ज़ खुशबू। उन्होंने जैसे गहरा सांस खींचकर इस खुशबू को अपने अंदर जिंदा करना चाहा, मगर वह खुशबू इनसे रूठ चुकी थी। और पापा? आयला ने हथेली पर ठोड़ी टिकाकर खुले से पूछा। और? पापा की आंखें चमक उठीं। और रावी के पानियों की खुशबू। आयला के सामने सारा आसमान सफ़ेद परिंदों के परों की फड़फड़ाहट से भर गया जो रावी की लहरों का मुकाबला करने निकले थे। और इनकी आंखों में उतरते खलूस की खुशबू। पापा का सिगार बुझ चुका था, मगर वह यहाँ नहीं थे। बहुत दूर रावी के किनारे आबाद गांव में पहुँच गए। बूढ़ा रावी सर नेवाड़े पड़ा था और इसके सीने में सफ़ेद परिंदे अपनी चोंचें गाड़ देते थे। फिर एक भीगे पैरों की फड़फड़ाहट और एक लंबी उड़ान भरकर अजनबी वादियों की तरफ जा निकलते। वो परिंदे तो शायद कभी लौट कर आते ही हों, मगर इन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे जो मौसमों की जद में आ जाते थे और चाहते हुए भी लौट कर न आते। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन दूर तक फैले इन सब्ज़ खेतों और रावी के पानियों की खुशबू इनसे रूठ जाती, कहीं खो जाती। तनूर वाली माई के होठों से निकली दुआओं की खुशबू, है ना पापा? वो खोए खोए लहजे में बोली। हाँ। आयला ने देखा पापा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। शायद माजी की धुंधलकों में कोई कोई दुआ खुशबू की तरह इनके दिल में उतर आई थी। उन्होंने गहरी सांस भरकर इस खुशबू को अपने अंदर बसाया तो इनकी आंखें नम थीं, मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे।
वो शहर से आते हुए सब लोगों के लिए बहुत कुछ लाई थी। आमना के लिए खूबसूरत रेडीमेड सूट था। अगरचा वो चाची ने फ़ौरन इसके जहेज़ के लिए संभाल लिया था, मगर वो फिर भी बहुत मसरूर थी। मुराद के लिए वो पठानी टोपी लाई थी जो वो हर वक्त सर पर चढ़ाए रखता, और जब इसने तनूर वाली माई खैरा को चादर दी तो वो टिकटिकी बांधे इसे देखे गई। फिर इसका हाथ पकड़कर रोने लगी और आयला सोचने लगी, ये आंसू भी अजीब चीज़ हैं, हर कैफियत में छलक जाते हैं, कभी किसी को याद करते हुए, कभी बेतहाशा खुशी में, कभी किसी गहरे गम के एहसास में पलकें नम कर जाते हैं। और पता नहीं माई खैरा क्यों रोई थी। माई खैरा ने तंदूर बंद कर दिया था, इसके मुंह पर लोहे की बड़ी सी कढ़ाई रख दी थी। आज तो ये बारिश ज़रूर होगी, अब आप घर चली जाएं। आयला को वहीं जमे देखकर मुराद रुक गया था। आयला ने सर उठाकर देखा, गहरे होते आसमान की गोद बादलों से भर गई थी। अभी वो दूर ही थे जब मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। बीबी जी, चौधरी साहब कहते हैं इधर घर आ जाएं, इधर की छत बड़ी कमज़ोर है, टपकती है जी। चौधरी का मुलाजिम भागा आया था। नहीं बस ठीक है, इसने सहूलत से इनकार कर दिया। माई फाता ने खाना तैयार कर लिया था। वो खाते ही बिस्तर में घुस गई। बाहर बारिश का ज़ोर बढ़ता जा रहा था। माई फाता तो लेटते ही ऊँगने लगी, मगर इतने शदीद शोर में इसे नींद नहीं आ रही थी। बारिश इसे हमेशा बहुत मुतासिर करती थी। अपने घर में होती तो कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर ग्लास वाल से बारिश का नज़ारा करती, या हल्की रिमझिम में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती, मगर अब वो खिड़की भी नहीं खोल सकती थी कि तेज़ बारिश सारा कमरा भिगो देती। वो खामोशी से बिस्तर पर दराज बारिश का शोर सुनती रही। बादलों की गरज, बिजली की कड़क, वो खौफजदा सी हो गई। शायद इतनी खौफनाक बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। टप टप एन इसके सर पर छत टपकने लगी थी। आयला उठकर दूसरी तरफ बैठ गई। सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। इसने लिहाफ अपने चारों तरफ लपेट लिया। तभी इसका मोबाइल गुनगुना उठा। इस वक्त कौन हो सकता है? इसने हैरत से रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई। हेलो हेलो आयला, कैसी हो? दूसरी तरफ मोहसिन की आवाज़ सुनकर इसने सुकून का सांस लिया था। मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। मोहसिन, कहाँ से बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स पाकिस्तान से, सुबह ही आया था। इस वक्त ऑफिस में हूँ। और तुम क्या कर रही हो? मैं इसी लम्हे लाइट चली गई। मैं इस वक्त एक बहुत तारीख गार में हूँ। इसने टटोलते हुए मेज़ से माचिस और मोमबत्ती बरामद की। व्हाट, तुम इस गांव से गार में कहाँ पहुँच गई? व्हाट हैपेंड? मोहसिन घबरा कर बोला। आयला ने कंधे और गर्दन में मोबाइल दबाकर माचिस जलाई और मोमबत्ती रोशन करके मेज़ पर रख दी। मध्यम सी रोशनी में दरो दीवार पर चीज़ों के साए से लरजने लगे थे। बारिश के साथ आंधी भी थी। तब ही दरवाजे और खिड़कियां बहुत ज़ोर से बजने लगे थे। छत जगह जगह से टपकने लगी थी। आयला को महसूस हुआ, अगर इस वक्त मोहसिन इससे बात न कर रहा होता तो शायद वो बहुत खूबसदा होती। माई फाता कसमसाकर उठ बैठी। ये शोर कैसा है आयला? मोहसिन पूछ रहा था। वो चौंक गई। मुझे यूं लग रहा है मोहसिन, मैं किसी दूर दराज के सफ़र में निकली हूँ, किसी जंगल, किसी वीराने में। जैसे मैं आज के दौर में नहीं, कहीं बहुत कदीम ज़माने में सांस ले रही हूँ, जब इंसान एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझता, मगर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। ये मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत ज़ुबान है ना। मुझे माई खैरा की बात समझ में नहीं आती, मगर मैं मुस्कुरा देती हूँ। इसे मेरी बात अजनबी लगती है, मगर वो हंस देती है। वो खोए खोए लहजे में बोल रही थी। आर यू ऑल राइट आयला? मोहसिन परेशान हो गया था। माई फाता हर टपकती जगह पर बर्तन रखने में मसरूफ़ थी। मोहसिन, जैसे एक तारीख गार है, दीवार के साथ मशल जल रही है, दीवारों पर साए लरज़ रहे हैं, बारिश है, बिजली है, शोर है, और मैं इस दौर में सांस ले रही हूँ जब इंसान इन सब से खौफज़दा था। तुम्हें पता है मोहसिन, मैं डर रही हूँ। मैं यानी डॉक्टर आयला रज़ा, वो डर रही थी और हंस रही थी। बीबी जी, इधर कंध विच मोरी हो गई है, माई फाता परेशानी में बता रही थी। ज़रा सोचो मोहसिन, अगर इस वक्त रावी बिफर जाए तो क्या हो? आयला ने देखा, दीवार से सीमेंट उखड़ा हुआ था। वहाँ से पानी कमरे में आ रहा था। लगता था दीवार के दूसरी तरफ का पानी जमा हो गया था। फॉर गॉड सेक आयला, कैसी बातें कर रही हो? मोहसिन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही है। इस तरफ मौसम की पहली बारिश हो रही है और तुम इतनी खौफनाक बातें कर रही हो। मोहसिन, हम फिर बात करेंगे। आयला ने इसका जवाब सुने बगैर मोबाइल ऑफ कर दिया। माई फाता ने पुराना कपड़ा गोल करके सुराख में घुसा दिया था, मगर अब के पानी खासी ज़ोर से अंदर आया था। वो दोनों मिलकर नीचे रखी चीज़ें उठाने लगी, मगर यूं लगता था सारा पानी इसी एक कमरे में आ गया है। इसके साथ आने वाली मिट्टी से कीचड़ सी जमा हो गई थी। उफ खुदाया, अब क्या करें? आयला ने सारे ज़रूरी कागजात समेट कर बैग में डाले। अब वो पछता रही थी कि इसने चौधरी अल्लाह बख्श की बात क्यों नहीं मानी। डॉक्टरनी साहिबा, मुराद ने दरवाज़ा धड़धड़ाया था। माई फाता ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मुराद के साथ ही तेज़ बौछार भी अंदर आई थी। ये क्या हुआ जी? वो हैरत से कमरे की हालत जार देख रहा था। सजा सजाया कमरा उलट पुलट हो रहा था। हर तरफ कीचड़ थी और दीवार से पानी अब भी आ रहा था। अब क्या करें मुराद? डॉक्टर आयला ने परेशानी से इसकी तरफ देखा।
पहले तो आप चलें इधर से मेरे घर। वो फ़ौरन बोला, मगर मुराद तुम्हारा घर भी तो कच्चा है। नहीं जी, हमने तो लिपाई कर ली थी, इस इमारत की तो कब से मुरम्मत नहीं हुई, इसलिए ये हाल है। इधर अपने घर में तो सत खैरा हैं। वह जल्दी से बोला, इतने तूफ़ान में किधर जाएंगे? आयला बरामदे में रुक गई। तूफ़ान? मुराद ने हैरत से इसकी तरफ देखा और फिर हंस दिया। नहीं जी, ये बारिश ही है। आयला इसे घूर कर रह गई। आपने पहली बारी पिंड की बारिश देखी है, इसलिए आपको लगता है। इसने एक बड़ा सा खेस आयला की तरफ बढ़ाया। आप ये लपेट लें जी, सर्दी बहुत है। आयला ने खेस अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया था। गांव के कच्चे पक्के रास्ते पर चलना, और वो भी इतनी शदीद बारिश में, बहुत दुश्वार था। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ थी। माई फाता के लिए तो ये नई बात ना थी, मगर आयला के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी इसका पाँव किसी गड्ढे पर जा पड़ा। वो मुंह के बल गिरती अगर मुराद बरवक्त इसका हाथ न थाम लेता। बिजली बहुत ज़ोर से कड़की थी। या अल्लाह खैर, माई पाता के मुंह से बेख्तियार निकला। मुराद जैसे सर से पैर तक झुलस के रह गया। इसने घबरा कर डॉक्टर आयला का हाथ छोड़ दिया। डिस्पेंसरी से मुराद का घर ज़्यादा दूर नहीं था। वो जल्द ही पहुंच गए। आप इधर आ जाएं जी, मुराद ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर आहिस्तगी से कहा। कमरे में घुप अंधेरा था। मासी तो चाची के पास चली जा, आमना को इधर भेज दे। वो मिट्टी का दिया खिड़की के पास रखकर जलाने लगा। डॉक्टर आयला ने खेस उतार कर एक तरफ ढेर किया। इस मोटे खेस की वजह से वह ज़्यादा भीगने से बच गई थी, मगर शलवार के पांचे कीचड़ में लटपट हो रहे थे। कमरे में एक बार फिर घुप अंधेरा छा गया था। मुराद, डॉक्टर आयला ने पुकारा। अंधेरे में नहीफ सा शोला चमका और दिया फिर से रोशन हो गया। आयला ने हैरत से इसे देखा, जो खिली खिड़की के सामने दिया जलाने की कोशिश कर रहा था। हवा का एक ही झोंका आता और नन्हा सा शोला अपना वजूद खो देता। मुराद, खिड़की बंद कर दो, डॉक्टर आयला ने पुकार कर कहा। मुराद बुरी तरह चौंक गया। इसने शदीद सर्दी में माथे पर उभरने वाली पसीना आस्तीन से साफ किया और लरसते कदमों से खिड़की बंद कर दी। कमरे की कच्ची सीलन ज़दा दीवारों पर इनके साए से लरसने लगे थे। वह सर झुकाए खामोशी से बैठा था। डॉक्टर आयला को अजीब सा एहसास हुआ। मुराद, क्या तुम यहीं रुकोगे? आयला ने अचानक पूछा। वो घबरा कर खड़ा हो गया। तभी आमना अंदर आ गई। मैं इधर आपका सामान उठा लाता हूँ। वो जल्दी से बाहर निकल गया। आमना इसके लिए बिस्तर बिछाने लगी। अम्मा कहाँ है? आयला ने माई फाता के बारे में पूछा। वो इधर ही सो गई है अम्मा के पास, आमना ने बताया। आयला को बहुत उलझन हो रही थी। इन भीगे गंदे कपड़ों में सोना इसके लिए नामुमकिन था। आमना इसकी हिचकिचाहट समझ गई थी, मगर इसके पास कोई सूट डॉक्टरनी साहिबा के शान शान ना था। आप जी वो वाला जोड़ा पहन लें जो शहर से मेरे लिए लाई थी, आमना ने झिझकते हुए कहा। नहीं भी, ऐसा कैसे हो सकता है? यूं भी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसने मतानत से इनकार कर दिया। आमना खामोशी से इसके सामने चारपाई पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही मुराद इसका बैग ले आया। बाकी सामान मैंने डिस्पेंसरी में डाल दिया है, इसमें आपके कपड़े वगैरह थे, इसलिए ले आया। वो कहकर बाहर निकलने लगा। अब किधर जा रहा है तू? आमना ने जल्दी से पूछा। नाका टूट गया है, सारा पानी इधर खेतों में जा रहा है, वही देखने जा रहा हूँ, मुराद ने कहा और बाहर निकल गया। आयला कपड़े बदलने के बाद बिस्तर पर दराज हो गई और जल्द ही इसे नींद आ गई थी। मुराद, कुछ खा ले, फिर मैं तेरे लिए डॉक्टरनी साहिबा से दवा ले आती हूँ। आमना इसके लिए चाय और पापे लेकर आई थी। मुझे भूख नहीं है आमना, तू जा, मेरी फ़िक्र ना किया कर। वो आंखों से बाजू हटाए बगैर धीरे से बोला। तो क्या सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा? आमना ने इसकी आंखों से बाजू हटाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वो तो जैसे भड़क उठा था। तुझे क्या परेशानी है? सारा दिन पड़ा रहूं या सारी ज़िंदगी? तू दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो गुस्से से धाड़ा। बुखार की शिद्दत से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। आमना डर गई। पता नहीं क्या हो गया इसे। वो फिक्रमंदी से इसे देखते हुए बाहर निकल गई। फिर कुछ सोचकर अम्मा के पास आ गई। अम्मा, मैं दवा ले आऊँ मुराद के लिए? इसने आहिस्तगी से पूछा। हाँ हाँ ले आ, अम्मा ने रोटी बनाते हुए कहा तो वो ओढ़नी लपेटते हुए बाहर निकल आई। आओ आमना, मुराद नहीं आया आज? आयला एक बच्चे का मुआयना कर रही थी। सुबह वो उठी तो बारिश रुक चुकी थी। इसने मुराद के बारे में पूछा तो चची ने बताया। वो रात को बहुत देर से सोया था और अभी तक जागा नहीं, तो वो डिस्पेंसरी आ गई। इसके कमरे का तो हशर नशर हो गया था। इसका सारा सामान डिस्पेंसरी में ढेर था। अभी वो पहुंची ही थी जब चौधरी अल्लाह बख्श अपने इकलौते बेटे को लेकर आ गया, जो पक्के फर्श पर फिसल कर गिरा था और सर से खून बह निकला था। मुराद को तुझी रात से बड़ा बुखार आ रहा है, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस यूं ही पड़ा है सुबह से। वो फिक्रमंदी से बता रही थी। सारी रात बाहर बारिश में भीगता रहा। घर आया तो मैंने कपड़े दिए बदलने को, फिर भी यूं ही पड़ा रहा। ताप न चढ़ता तो भला फिर क्या होता? इतना बेवकूफ़ तो नहीं था वो। चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आयला ने बच्चे और इसकी माँ को फारिग करते हुए कहा तो आमना ने इसका बैग उठा लिया। गांव की गलियों की हालत खासी ख़राब थी। वो बच बचाकर चलती घर तक आ गई। मुराद अभी तक यूं ही पड़ा था। बहुत बुरी बात है मुराद, आमना बता रही थी, तुम इसे बहुत तंग करने लगे हो। आयला ने शरीर से लहजे में आमना की तरफ देखते हुए कहा। आमना शर्मा कर बाहर निकल गई थी।
तुम्हें खुद भी एहतियात करना चाहिए थी मुराद, आमना बता रही थी। तुम यूं ही गीले कपड़ों में लेटे रहे थे। आयला ने थर्मामीटर निकालते नाराज़गी भरे लहजे में कहा। मेरे अंदर बाहर आग लग गई थी। भीगे हुए कपड़े क्या करते। वह सर झुकाए बैठा था। ज़्यादा फजूल बातें मत किया करो। आयला ने थर्मामीटर इसके मुंह में देते हुए डांटा और ख़ुद इसकी नब्ज़ चेक करने लगी। मुराद की निगाहें भटक कर इसके हाथ पर रुक गईं। गुलाबी माइल रंगत वाला नाजुक सा सफ़ेद हाथ, जिसकी तीसरी उंगली में खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी इसकी शान बढ़ा रही थी। कलाई में सोने की नाजुक सी ब्रेसलेट झूल रही थी। मुराद को यूं लगा इन उंगलियों की पोरों में कोई तासीर है, जिसने इसके जलते बलते बदन में सुकून की लहरें दौड़ा दी हैं। सिर्फ 1 मिनट और इसका वजूद हल्का फुल्का होकर फ़िज़ा में हलकोरे लेने लगा। आमना चुपके से पीछे आ खड़ी हुई थी। तुम्हारा बुखार खासा तेज़ है मुराद, अब बेकार की ज़िद मत करना, आयला ने सख्ती से कहा और आमना को इशारे से नाश्ता देने को कहा। आमना ने खामोशी से नाश्ता इसके सामने रखा और वो यूं ही सर झुकाए झुकाए खाने लगा। ये दवा लो आमना, गर्म दूध के साथ देना, आयला ने कहा और फिर खड़ी हो गई। अब तुम जल्द ठीक हो जाओ मुराद, तुम्हारे बगैर बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, आयला ने अपनाए से कहा। मुराद ने यूं ही असबाद में सर हिला दिया। मैं अब चलती हूँ आमना, कुछ मरीज़ इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। आमना इसे दरवाजे तक छोड़कर मुराद के लिए दूध गर्म करने लगी। तभी मुराद उठकर बाहर आ गया। पुत्र, ठंड बड़ी है, चाची ने कहा। चाची मुंह धोना है, वो नलका चलाने लगा। उठ आमना, पानी गर्म कर दे, चाची ने कहा, मगर इसने यूं ही 2-4 छपाके मुंह पर मारे और फिर से अंदर जाकर लेट गया। आमना ने दवा दी तो खामोशी से खा ली और दूध भी पी लिया। आमना ने बड़ी अजीब सी नज़रों से इसकी तरफ देखा और गिलास उठाकर बाहर निकल गई। मुराद का बुखार तो उतर गया, मगर वो कई दिन डिस्पेंसरी की तरफ नहीं गया। चुपचाप मुंह अंधेरे खेतों की तरफ निकल जाता और शाम ढले वापस आता। कभी तांगा लेकर शहर की तरफ निकल जाता। पता नहीं वो किससे भाग रहा था, खुद से या आयला से। कभी यूं ही आधी रात को इसकी आंख खुलती तो इसके सख्त खुदरे हाथ पर एक नर्म हाथ का लम्स जागने लगता और वो कितनी देर अपने हाथ को तकता रहता। कभी खेतों पे काम करते हुए नर्म नाजुक मखरूती उंगलियां इसकी कलाई थाम लेती और वह तड़प उठता, खुद से लड़ता रहता। कहाँ खो गए हो मुराद, आयला ने एक दिन इसे खेतों में जा लिया। वो चुपचाप किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा रहा। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, कोई एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है तुम में। घर से तुम गायब रहते हो, डिस्पेंसरी में तुम नहीं आते। आखिर तुम तनख्वाहदार मुलाजिम हो, यूं बगैर बताए कैसे छुट्टी कर सकते हो। आयला खासी सख्त लहजे में बोली थी। ख्याल तो यही था कि हमेशा की तरह अब वो अलिफ से ये तक सारी दास्तान सुना डालेगा, मगर वो यूं ही खड़ा रहा। आयला ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी रकम थी। मुराद, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, वो कदरे तशवीश से बोली। मैं कल आऊँगा, वो आहिस्तगी से बोला। ओके, आयला ने ग्लासेस लगाते हुए कहा और पलट गई। मुराद ने सर उठाकर इसे जाते देखा। इसने जदीद स्टाइल का खूबसूरत गुलाबी सूट पहना था। इसके तरशीदा बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। नाजुक से गुलाबी पाँव काले जूते में कैद थे। सहज सहज कदम उठाते हुए वो दूसरे रास्ते पर मुड़ गई। वो शायद वहाँ खड़ा रहता अगर पीछे से आकर बाला इसे चौंका न देता। चल मुरादे, शाम गहरी हो रही है। इसने थके थके अंदाज से सामान इकट्ठा किया और घर की तरफ चल दिया। सब कुछ वही था, मगर पता नहीं क्या बदला था। ओए बेमुरादे, किधर दफ़ा हो जाता है तू सारा दिन, चाचा हस्बे मामूल बड़बड़ा रहा था। यहीं था चाचा, वो कहकर चूल्हे के पास आ गया। आमना इसी के इंतज़ार में बैठी थी, खामोशी से इसके लिए रोटी निकालने लगी। मुराद, मैंने तुझसे एक बात कही थी बहुत दिन पहले। आमना ने जलते बलते कोयलों को राख से ढांपना शुरू कर दिया। कौन सी बात, वो रुक गया। चल छठ, तुझे याद ही नहीं तो? इसने मायूसी से सर हिलाया। नहीं, बता तू, क्या कहा तूने मुझसे? वह दिमाग पर जोर देते हुए बोला। मैंने कहा था जब तुझे पहली तनख्वाह मिलेगी तो मुझे अंगूठी और झुमके ला कर देगा। इसने आहिस्तगी से याद दिलाया था। अब तो तुझे 2-3 दफ़ा पैसे मिल गए हैं। हाँ तो लाया तो हूँ तुम्हारे लिए अंगूठी, वो आम से अंदाज में कहकर पानी पीने लगा। तो मुझे दी क्यों नहीं मुराद? वो हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। मैंने तुझे अभी तक अंगूठी दी नहीं? वो इससे ज़्यादा हैरान हुआ था। आमना ने झट नफ़ी में सर हिला दिया। इसने गिलास नीचे रखा और जेबें टटोलने लगा। अभी कल ही तो मैं शहर से लाया था, मैं समझा तुझे दे दी है, वो शर्मिंदा से लहजे में कहकर अंगूठी निकालने लगा जो हरे कागज़ में लिपटी थी। आमना की आंखों में इश्तियाक था। हाय मैं मर गई मुराद, सोने की है। वो अंगूठी पर नज़र पड़ते ही चीख उठी थी। आहिस्ता, जाहिलों की तरह चीखने लगती है। होली नहीं बोल सकती? मुराद ने सख्त नज़रों से इसे घूरा। वो शर्मिंदा सी हो गई। हाँ सोने की है। इसने अंगूठी निकालकर आमना की तरफ बढ़ाई, फिर कुछ सोचकर हाथ पीछे कर लिया। आमना ने हैरत से इसकी तरफ देखा। हाथ इधर ला, वो सोचती हुई नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। हाय नहीं तो ऐसे ही दे देना। वो दुपट्टे का पल्लू मुंह में लेकर सुर्ख पड़ गई।
ऐसे नहीं दूंगा, हाथ दिखा पहले। वो संजीदगी से अपना हाथ बढ़ाए कह रहा था। आमना ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। मुराद के सामने सांवला सा हाथ था। इसने आमना का हाथ थामा, होले से दबाया, अंगूठी इसकी हथेली पर रख कर मुट्ठी बंद कर दी। फिर एक झटके से हाथ छोड़कर उठा और लंबे लंबे डग भरता कमरे में चला गया। आमना ने हैरत से अपनी बंद मुट्ठी को देखा और फिर इसकी चौड़ी पुश्त को। एक ऐसा महबूब था जिसने इसकी हथेली पर अंगूठी तो धर दी, मगर ना चेहरे पर कुछ शुखी थी, ना आंखों में चमक, और ना इसके लम्स में दिल की धड़कनों को उथल पुथल कर देने वाली शरारत थी। लेकिन फिर भी इसने अपनी बंद मुट्ठी को लबों से लगा लिया था। मेरा नाम डॉक्टर आयला रज़ा है। डॉक्टरी मेरा पेशा ही नहीं, जुनून भी था, मगर मोहसिन की मोहब्बत ने मेरा ये शौक़, ये जुनून ख़त्म करके रख दिया, जिसका अफसोस मुझे ख़ुद भी है। ऐसा नहीं है कि मैं अब प्रैक्टिस नहीं करती। मैं एक मारूफ डॉक्टर हूँ, मगर अब इस मसीहाई में वो लुत्फ़ व तस्कीन नहीं मिलती जो शादी से कबल मिला करती थी। शायद वक्त गुजरने के साथ साथ जज्बे और रवैये यूँ ही बदला करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब वाकई हो गया है। ये सिर्फ मेरा तख़ील था, मेरा वजदान। ऐसा होगा ज़रूर। आज जब मैं इस गांव से वापस घर जाऊंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। मोहसिन मुझे लेने आया है। और इसने आते ही तहीर से आंखें फैलाई थीं और मुझे घूरते हुए कहा था, ओ फुलिश गर्ल, तुम यहाँ रही थी और मुझे मालूम हो गया था। अब वो मुझे कभी किसी भी गांव का विज़िट नहीं करने देगा। धौंस से या ज़िद से नहीं। हाँ, इसकी मोहब्बत मुझसे सब कुछ मनवा लेगी। मगर बात ये नहीं है। बात तो इस बेवकूफ़ मुराद की है जो ना जाने इस वक्त कहाँ मुँह छुपाए बैठा होगा। बुखार के बाद जब वो डिस्पेंसरी आया तो बहुत खामोश था। पहले की तरह ना तो वो भाग भाग कर काम करता और ना पहले की तरह इसकी ज़ुबान चलती थी। मैंने इससे कई बार पूछा, मगर बोलता कुछ नहीं था, बस सर झुकाकर बैठ जाता। मैं जो काम भी कहती खामोशी से करता और बैठ जाता। एक दिन मैंने पर्पल कलर का खूबसूरत ड्रेस पहना था और मुझे खूब याद है, वो ड्रेस मुझे मोहसिन ने गिफ्ट किया था और मुझे ये भी मालूम था कि ये रंग मुझ पर बहुत सूट करता है। डॉक्टर साहिबा, ये कपड़े आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेरे पास खड़ा कह रहा था। अच्छा, मुझे खासी हैरत हुई कि मुराद ने इतने अरसे में कभी भी यूँ मेरे लिबास की तारीफ़ नहीं की थी, मगर मैं शुक्रिया कहकर काम में मसरूफ़ हो गई। ज़ाहिर है मेरे लिए ये ख़ास बात नहीं थी, मगर मुराद कितने लम्हे यूँ ही खड़ा रहा। पाँव के अंगूठे से ज़मीन पर लकीरें खींचते हुए वो खासा मुस्तरब सा था। कुछ कहने की कोशिश में लब खोलता, फिर बींच लेता। क्या बात है मुराद, मुझे पूछना ही पड़ा। मेरे सर पर जो सवार था वो। कुछ नहीं जी, वो आहिस्तगी और मायूसी से कहकर अलमारी की तरफ मुड़ गया। इस वक्त मुझे कभी एहसास ना होता कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है, अगर इस दिन मैं आमना और मुराद की बातें ना सुन लेती। इस दिन भी हमेशा की तरह शाम ढले खेतों की तरफ चहलकदमी के लिए निकल गई थी। जब मैंने आमना की आवाज़ सुनी, तू पागल हो गया है मुराद। आमना की आवाज़ भीगी हुई थी। झल्ला ना बन, तू क्या समझता है, तू छुपा लेगा मुझसे? मुझे नहीं पता तेरे सर पर इस डॉक्टरनी का भूत सवार हो गया। आमना के लहजे में मेरे लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। मैंने अब जाना इसने मेरे पास आना क्यों छोड़ दिया है। तेरा दिल किसी मेरे जैसी छोरी पे क्यों नहीं आया मुरादे? वो तो मेम है मेम, तुझे ठुड्डा मारकर चली जाएगी, फिर क्या करेगा बोल? आमना इसे झंझोड़ते हुए पूछ रही थी और वो पत्थर का मुजस्मा बना खड़ा था। इस अनपढ़ जाहिल की इतनी हिम्मत! गुस्से से मेरी मुठियाँ भींच गईं। मुराद में एकदम इनके सामने आ गई। वो दोनों ही घबरा गए थे। मुराद, तो मोहब्बत करने लगे हो मुझसे? मैंने सख्ती से पूछा। मेरा ख्याल था कि आमना के सामने इस तरह पूछने से वो झिझक जाएगा और मेरे सख्त लहजे से घबराकर इनकार भी कर देगा, लेकिन इसने आहिस्तगी से सर झुकाकर जी कह दिया था और मेरे दाएं हाथ का थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। वो ज़रा सा लड़खड़ाया, मगर बोला कुछ नहीं। आमना के मुंह से चीख निकल गई और वो चेहरे पर हाथ रखे मेरी तरफ देखे जा रहा था और मैंने इसकी आंखों में वही रंग देखे जो मोहसिन की आंखों में मेरे लिए उतरते थे। ख़म गुस्से से मेरी बुरी हालत थी। डिस्पेंसरी में मैंने कई चीज़ें तोड़ फोड़ दी। न जाने मुझे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। मैं कुर्सी पर ढेर होकर ख़ुद को रिलैक्स करने लगी। लेकिन ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं है। मैंने ख़ुद को समझाया, मोहब्बत एक बेख्तियार जज्बा है, किसी भी लम्हे किसी को भी मखलूब कर सकता है। क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? कॉलेज में अशर और फैसल मेरे लिए ऐसे ही जज्बे नहीं रखते थे और हाउस जॉब के दौरान डॉक्टर फ़ारूक ने डायरेक्ट प्रपोज़ल भिजवा दिया था, ये कह कर के मिस रज़ा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तब भी मुझे इतना गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एक खूबसूरत और जाज़िब नज़र लड़की हूँ और मेरा मजबूत बैकग्राउंड इस खूबसूरती में कुछ और इजाफ़ा करता था। अगरचा मैंने कभी इस बात पर गुरूर नहीं किया था, क्योंकि इसमें से कुछ भी मेरी ज़ाती काविश नहीं था, मगर फिर भी ये मेरा प्लस पॉइंट तो था ना। और सबसे बढ़कर मोहसिन जब हायर स्टडी के लिए अमेरिका जा रहा था और हम सब कज़न SSC ऑफ करने एयरपोर्ट गए थे, तो सबसे मिलते हुए वो अचानक मेरी तरफ पलटा था। आयला, मेरा ख्याल है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसने कुछ लम्हे गौर से मेरी तरफ देखते हुए कहा था और सबके सामने मुझे ये बात बुरी नहीं लगी थी, बल्कि इसी लम्हे मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मुझे अशर, फैसल और डॉक्टर फ़ारूक इतने अच्छे क्यों नहीं लगे थे। सब कज़न्स ने इस इत्तला पर अजीब व गरीब इजहार किया तो मैंने मुकम्मल बेनियाजी से कंधे अचकाते हुए कहा,
खासी हैरानकुन बात है, वेरी स्ट्रेंज। नहीं आयला, मजाक मत समझो। बिलीव मी, मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता था अगर मुराद मैं रुक गई? नहीं, फ़र्क तो पड़ता था, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा था, तालीम का, स्टेटस का, और सबसे बढ़कर गांव और शहर का। अगले दिन मुराद आया और ख़ामोशी से काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने भी इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर काम जारी रखा। लेकिन यूं ही किसी मरीज़ को देखते हुए अचानक मुझे अजीब सा एहसास होता। मैं पलट कर देखती तो मुराद को महवियत से अपनी तरफ देखते पाकर मेरे माथे पर सिलवटें सी उभर आती और वह घबरा कर अलमारी की तरफ मुड़ जाता, और मैं जो इसे जाहिल, अहमक और बेवकूफ़ कहकर मुतमईन हो गई थी, फिर से डिस्टर्ब हो गई। इसकी हमाकत पर गुस्सा भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि इस पूरे अरसे में आमना मेरे बेहद करीब आ गई थी और मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती थी कि आमना के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और वो बेवकूफ़ शराब के पीछे भाग रहा था। अभी 2 दिन पहले वो मेरी मेज़ के पास आ खड़ा हुआ, चुप, उदास और खोया खोया सा। डॉक्टरनी साहिबा, ये मोहब्बत क्या होती है? इसने मासूमियत से सवाल किया। वो मुझे पहले दिन की तरह लगा, मासूम और अनजान। मोहब्बत वो होती है मुराद जो आमना तुमसे करती है। मैंने गोया बात ही ख़त्म कर दी। इस रात मोहसिन का फ़ोन आया तो मैंने इसे मुराद के बारे में बताया। तुम मुझे लेने आ जाओ मोहसिन, आखिर में मैंने कहा, क्योंकि सुबह मामा ने मुझे बताया था कि वो मेरी शादी की डेट फ़िक्स कर रही हैं और मेरी छुट्टी भी मंजूर हो गई थी। ठीक है डियर, मैं आ जाऊंगा, मगर तुमने 2-4 लफ्ज़ों में इस बंदे को इसकी औकात याद दिला देनी थी। मैं कर सकती थी मोहसिन ये भी, लेकिन इस तरह वो सारी उम्र खुद से नज़रें ना मिला सकता। डॉक्टर आयला, अगर आप दूसरों का एहसास ज़रा कम किया करें तो मुझ पर एहसान होगा। इसने फ़ोन बंद करने से पहले कहा था, और आज वो मुझे लेने आया तो मुराद वहीं मौजूद था। मुराद ये मेरे कज़न भी हैं और मंगेतर भी। कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। मैंने तारुफ़ करवाया, लेकिन मैं इसके तासुरात नहीं देख सकी, क्योंकि इसने चेहरा झुका लिया था और फिर बाहर निकल गया। इसके बाद कहीं नज़र नहीं आया। पूरे गाँव में मोहसिन की आमद की धूम थी और मोहसिन हैरान। शायद इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी गाँव देखा था। जब चौधरी अल्लाह बख्श के घर से निकले तो तकरीबन सारा गांव उमड़ आया था, और जब हम जीप में बैठने लगे तो माई खैरा आ गई। पुत्र चले, और इसने दोनों हाथों से मेरे सर पर प्यार दिया और माथा चूम लिया, और इसी तरह मोहसिन को भी। माई खैरा रो रही थी और मैं भी, और शायद मोहसिन भी रंजीदा था। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहसिन ने जीप स्टार्ट करते हुए आहिस्तगी से कहा, और मैंने गहरा सांस भर के अपने अंदर इस खुशबू को बसा लिया जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहनी थी। तब ही मुझे एक खेत के किनारे मुराद बैठा नज़र आया। मोहसिन, गाड़ी रोको ज़रा, मैंने दूर से ही कहा। मोहसिन ने ऐन इसके पास जाकर ब्रेक लगाए थे। मुराद ने हमें देखा, फिर उठकर हमारी तरफ आ गया। क्या बात है, कहाँ थे तुम सुबह से? तुम्हें मालूम नहीं आज हमें जाना था? मैंने देखा इसकी आंखें और चेहरा सुर्ख हो रहा था। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने तशवीश से पूछा। मोहसिन खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। बुखार था जी, इसने आहिस्तगी से कहा। इसके पाँव नंगे थे और कंधे पर साफ़ा रखा था। कब से था बुखार? दवा ली? नब्ज़ दिखाओ अपनी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। इसे इस तरह देखकर मुझे वाकई बहुत दुख हुआ था। नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इसने दोनों हाथ पुष्ट पर बांधते हुए पहले मेरी और फिर मोहसिन की तरफ देखा था। खुदा हाफिज़ डॉक्टरनी साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे। वो कई कदम पीछे हट गया। मोहसिन ने जीप आगे बढ़ा दी। मैं गुमसुम सी थी। डॉक्टरनी साहिबा, वापस आ जाएं, हमारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। मोहसिन ने शरारत से मेरी आंखों के सामने हाथ लहराया। मैंने बैक मिरर से देखा, वो अब भी वहीं खड़ा था। तब ही हमारी जीप मोड़ मोड़ गई। ये एक छोटे से गांव की छोटी सी कहानी थी। डॉक्टर आयला की शादी मोहसिन से हो गई और वो लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। मुराद ने आमना से शादी कर ली। खुदा ने इन्हें औलाद जैसी नेमत से भी नवाज दिया। बज़ाहिर वो दोनों बहुत खुश थे और मुराद ने आमना का हर तरह से ख्याल रखा। मालूम नहीं डॉक्टर आयला को कभी इन दूर तक फैले खेतों की सब्ज़ खुशबू याद आती है या नहीं। मालूम नहीं। न्यूयॉर्क की धुंध आलूद सुबह में अपनी क्लिनिक जाते हुए इसे वह सर्द और ख़िज़ा की ज़द में आती सुबह याद आती है या नहीं। जब इसने वीरान से स्टेशन पर मुराद को देखा था और पस मंज़र में दूर तक फैले सब्ज़ खेत और धुंध की ज़द में आया छोटा सा गांव था, मगर मुराद को भीगी हुई रात कभी नहीं भूली। जब भी इस मौसम की पहली बारिश होती है वो जैसे माजी में गुम हो जाता है और बेख्तियार वहशी हवाओं के सामने दिया जलाने लगता है। आप सबको ये नावल कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द मिलेंगे एक ज़बरदस्त से नए नावल के साथ।